हूँ। ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियां सुनाता हूँ। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं, कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो भेजना चाहते हो तो प्लीज़ मैसेज करिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट, कहीं पर भी। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हर किसी की कहानी को मैं सच मानकर अपलोड करता हूँ। आज की कहानी एक ऐसे शाम प्रेमी की है जो कहते हैं कि देखिए, हम पूरी दुनिया से आर्गुमेंट कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, कैसा भी डिबेट हो जाए तो उसमें हार जीत चलती रहती है, लेकिन जब अपने ही बड़े भाई से वाद विवाद हो जाए तो समझ नहीं आता कि कहाँ जाएं, क्या करें। इनके साथ बहुत समय से परेशानियां चल रही थी। ये मानिए कि बाबा शाम ने एक रास्ता दिखाया कि तुम्हें अब कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। ऐसे चुप रहकर चीज़ें बर्दाश्त करना मतलब ठीक भी नहीं है। क्या हुआ इनके साथ बताऊंगा विस्तार से। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो फिर शुरू करते हैं। जय भोले। कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार आए हैं और आपको कहानी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाइएगा, फिर लाइक और कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम, कहां से आप ये वीडियो देख रहे हो, जरूर जगह बताइएगा। कहानी विनोद जी की है। विनोद जी एक ऐसे शाम प्रेमी जो कि घर में एकमात्र बाबा शाम पर भरोसा विश्वास करते थे। जैसे जैसे इनका विश्वास था ऐसे ही इनकी शादी होने के बाद इनकी धर्मपत्नी का भी विश्वास बाबा शाम के प्रति बढ़ गया। ये हर 2-3 महीने में खाटू श्याम जाया करते थे। अच्छा, कहानी बरेली से है, ये सही है। इनके जो बड़े भाई हैं, विनोद जी के बड़े भाई, उनका नाम सुनील है और उनका कपड़ों का व्यापार है। जो विनोद जी हैं ये जूते में डील करते हैं। इनका मैन्युफैक्चरिंग भी है और डिस्ट्रीब्यूशन भी है। एक अच्छा सा शॉप भी है, शॉप क्या शोरूम कहूँगा, बहुत बेहतरीन काम चल रहा है। और इन्होंने वहाँ बरेली में भी और एक स्टार्टअप इन्होंने दिल्ली में भी शुरू करा हुआ था। दोनों भाई अच्छा खा कमा रहे हैं, लेकिन पिछले 2-1 साल से बड़े भाई को इतना मुनाफा नहीं हो रहा था। बड़े भाई को 2 समस्या थी। पहली समस्या तो ये कि भैया जिनसे शादी हुई है वो थोड़ा सा रिच परिवार से हैं। मतलब विनोद की शादी जिनसे हुई है, गीता नाम है इनका, ये फाइनेंशियल बैकग्राउंड इनका मजबूत है, तो इनके ससुराल से थोड़ी मदद आई थी। मतलब वो जो दान पुण्य होता है जिसे लोग दहेज भी बोल देते हैं, ऐसा कुछ मदद हुआ था। लेकिन इन्होंने कमाल क्या किया कि जो भी पैसे आए थे, जो भी मिले होंगे, वो इन्होंने अपनी धर्मपत्नी के और बच्चों के नाम पर कर रखा है। वो बैंक में एफडी वगैरह हो जाती है, उसमें से इन्होंने 1 रुपया इस्तेमाल नहीं करा। और बहुत सरल स्वभाव है विनोद जी का। किसी से भी बातचीत थोड़ी सी बिगड़ती है ना तो हाथ जोड़ देते हैं कि भैया मेरी गलती थी, ठीक है, मैंने ही गलत किया। घर में कभी इनकी तरफ से कोई परेशानी हो ही नहीं रही थी। एक सरल स्वभाव का इंसान और बहुत ज़्यादा लालची नहीं था ये। लेकिन देखिए, परिवार में जब शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो उसके बाद जिम्मेदारियां जो बढ़ती हैं उसमें पैसों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। जितना आपके पास है कभी वो संतुष्ट नहीं कर सकता। मतलब आप अगर 10 रुपये कमाते हो तो आपको 20 का मन करेगा, 20 कमाते हो तो 40 का। ये हमारा नेचर है। हमें हमेशा से ज़्यादा की कह सकते हैं उम्मीद रहती है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं इसके जो हमें परिणाम मिल रहे हैं वो थोड़े से और अच्छे हो जाएं। उसी थोड़े बहुत लालच में ये मेहनत ज़्यादा करते थे और इतनी मेहनत करने की वजह से परिणाम तो अच्छा मिलेगा ही। वैसे एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मेहनत देखिए हर कोई इंसान करता है, लेकिन कभी कभी किसी का वक्त बहुत जल्दी बदल जाता है और किसी को थोड़ा समय लगता है। जिसका वक्त थोड़े से समय बाद बदलने वाला होता है वो बीच में ही ईश्वर पर से आस्था हटा देता है कि भगवान मेरी मदद नहीं कर रहे, भगवान मेरी बात सुन नहीं रहे, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। यही हाल हुआ बड़े भाई का। बड़े भाई को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग गई इसके व्यवहार से, इसके काम से, इसकी तरक्की से। तरक्की क्यों? अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई घर में और जिसकी वजह से कहानी यहाँ तक आई, बीच बीच में बहुत बार इनके भाई को और उनकी वाइफ को, गीता जी को, बड़ा भाई और उनकी वाइफ उल्टा सीधा बोल चुके थे। ये तो घर घर की कहानी है, इसे क्या ही शामिल करूं। और कोशिश रहेगी कि कहानी को कहानी की तरह से बताऊं और एकदम फ्लैट 1 पार्ट में कहानियां मिले। और जैसा मैंने आपसे किया था वादा, कोशिश करने वाला हूं हॉरर स्टोरीज जो मैं आपको सुनाता हूं ये भी एक ही भाग में जाएंगी। और होता क्या है कि सबसे बड़ा कारण जहां से ये
परेशानी शुरू हुई। एक प्लॉट लिया इन्होंने, मतलब खाली जगह जो होती है, प्लॉट लिया, और तकरीबन 450 गज के आसपास था। अच्छी जगह था, महंगा था, और बड़े भाई को प्रॉब्लम हो गई कि ये क्या मतलब है, इसने हम सबसे डिस्कस क्यों नहीं करा। तो माता पिता ने कहा कि इसने डिस्कस किया था, जगह हम देख कर भी आए थे, बस तुम और तुम्हारी धर्मपत्नी उस वक्त जब गुजरात गए हुए थे घूमने के लिए, तब की बात है। और इसने बताया भी था कि मैंने कोई जगह ली है और आपने बेटा उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया था। तो बड़े भाई की जो वाइफ है स्वाति, इसने कहा कि इतनी बड़ी बात हो गई घर में और हमें कहते हो आपकी पता था और हमने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया। अरे ऐसे कैसे ले लिया, घर के पैसे ये कैसे लगा देगा, घर में क्या सिर्फ इसी का हक है सारे पैसों पे, इसे सोचकर चलना चाहिए था। तो उसने हाथ जोड़ा और कहता कि भाभी पहली बात, मैंने घर से 1 रुपया नहीं लिया, और ये मतलब काफ़ी समय से मैं पैसे जोड़ रहा था, और जिनका ये प्लॉट है उनसे जान पहचान है, बैंक से थोड़ा अच्छे हिसाब किताब में हो गया क्योंकि मेरा सिविल वगैरह अच्छा था, तो मैंने घर से पैसे नहीं लिए। तो बड़े भाई को बड़ी दिक्कत हुई, नहीं वो जगह क्या क्यों ली है, क्या करेगा, तेरे पास फैक्ट्री बनी हुई है, दुकान बनी हुई है, एक दिल्ली में भी डाल ली। तो उसने कहा भैया वहाँ फैक्ट्री नहीं बना रहा, वहाँ घर बना रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ये देखो जी, इसे अब इस घर में परेशानी हो रही है, जबकि इसका मन क्या था कि जहाँ पर हम रह रहे हैं बरेली में, जहाँ पर ये रहते थे, वहाँ पर ठीक बना हुआ था घर, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2 मंजिल था, लेकिन ये 100-150 गज के आसपास था। इसका मन था कि एक बहुत अच्छा शानदार आज के टाइम का, जैसे होते हैं ना, अब थोड़े से एडवांस हो गए हैं, उस तरह का मकान बनाऊंगा और हम सब लोग वहाँ शिफ्ट होंगे। ये पूरे परिवार के साथ जाना चाहता था, लेकिन बड़े भाई की इन बातों की वजह से ये बात बोल ही नहीं पाया। इनकी वाइफ को भी बहुत उल्टा सीधा बोला कि जब से ये घर में आई है इसका दिमाग ज़्यादा चल गया है, ऐसा है वैसा है। और इनके 2 बच्चे हैं और बड़े वाले भाई के 3 बच्चे हैं। उन दोनों बच्चों से भी ना थोड़ा ठीक से बात नहीं करते थे, जबकि भाई ताई जी हो आप, ताऊ जी हो, तो बहुत प्यार से अच्छे से बात करो, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, मान सम्मान चाचा चाची का इतना था नहीं इस घर में। मम्मी पापा Famous ever A series with all new metal frames takes design. चाचा चाची का इतना था नहीं इस घर में। मम्मी पापा ने आज ये बात जैसे तैसे करके रोक दी कि बस ठीक है, शांत हो जाओ, घर में इस तरह से बात करने का ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों एक दूसरे से क्यों परेशान हो रहे हो। और ये कह तो रहा है कि इसने घर के पैसे इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो बड़े भाई ने कहा कि माँ, मतलब इसने बोल दिया और तुमने मान लिया, ये झूठ भी तो बोल सकता है, मुझे इसकी पासबुक वगैरह देखनी है। उसने कहा भैया मैं अपने बैंक की डिटेल्स वगैरह क्यों दिखाऊंगा, आप ये देखिए कि मैंने पापा के पास से कोई पैसे लिए या नहीं लिए, आप अपने पासबुक को पूरा करा लो, उसमें देख लो क्या मैंने कोई गड़बड़ करी है, मेरे खाते से या मेरी धर्मपत्नी के खाते से आपका क्या मतलब है। जवाब दे दिया। बड़े भाई ने कहा कि और ये कल जाने का तेरा कहाँ का प्लान बन रहा है। कहता बाबा शाम के जा रहा हूँ, प्लॉट खरीदा है तो बाबा से अरदास लगाई थी वो पूरी हुई है, तो धन्यवाद करने जाऊँगा। एक तो इसका हर दूसरे तीसरे महीने ये खाटू शाम चल देता है। तो उसने कहा कि भैया आप भी चलो, सही में बता रहा हूँ विचारधारा बदल जाएगी और आप भी मेरी तरह संतुष्ट रहना शुरू कर दोगे। अब ये बताएंगे हमें कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तेरा जो ये है ना खाटू श्याम जिसे तू भगवान बताता है, मैंने 2 लोगों से पता करा है इसके बारे में, ठीक है, ये कोई भगवान नहीं है, ठीक है, भगवान नहीं है। तो इसने हंसकर कहा कि आपने 2-3 इंसानों से पता किया था या राक्षस भूत प्रेतों से पता किया था। आप जो कह रहे हो ठीक है, मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा, कोई एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि बाबा श्याम भगवान क्यों है। आपने कह दिया नहीं है, मैंने मान लिया, बात खत्म हो गई। आप बड़े हो, मैं छोटा हूं, आप जीत गए, मैं हार गया। तभी इनकी वाइफ बोलती हैं कि ऐसे कैसे मान लेंगे, हमारे भगवान को कोई कुछ कहेगा तो उसका जवाब देना तो बनता ही है। अब यहाँ जैसे ही इन्होंने बोला तो उनकी वाइफ स्वाति भी बोल गई और ये विवाद बढ़ता चला गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि बस भाई ने बोल दिया कि जैसे ही तेरा मकान बनता है तू यहाँ से निकल जाएगा, वरना ऐसा ना हो कि तेरे मकान बनने से पहले तेरे को घर से निकाल दें। इसने कहा कि भैया अब तो मकान बनने का मुझे भी थोड़ा जल्दी इंतज़ार रहेगा, फटाफट से काम हो और मैं माता पिता को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। उसने क्यों क्या किस लिए नहीं कहा, या उसे शायद माता पिता से इतना लगाव प्यार नहीं होगा। इंसान की जब बुद्धि घूमती है ना तो वो पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें बोलता चला जाता है। बाबा शाम के पास जा रहा है, ये है वो है, हर दूसरे महीने चल देता है। और इनका ये कहना है कि जब भी मुझे कोई समस्या हुई है
तो मैं बाबा शाम के सामने 2 पर्ची रखता हूँ। ये मतलब करके देखिएगा, मुझे भी अभी पता चला इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और उन दोनों पर्चियों में से एक पर्ची बाबा मेरे लिए खोलते हैं। अब वो कैसे, जब ये लाइन में लगते हैं ना, तो दोनों पर्चियाँ जो इनका कन्फ्यूज़न है, एक इस पे लिख ली, एक इस पे लिख ली। बाई चांस आपके पास 3 ऑप्शन है तो 3 पर्चियाँ बनाइए। अब उनको ना आप मतलब 1 2 1 2 3 1 2 3 इस तरह से अप डाउन करते रहिए। जब आपका नंबर आएगा, जब आप बाबा के सामने पहुंचोगे, जौन सी पर्ची आपके सीधे हाथ पे होगी, वो डिसीजन बाबा की तरफ से होगा। इन्होंने कहा कि नितिन भाई 17-18 बार डिसीजन मैंने बाबा से जो मांगा है वो मेरे लिए ठीक रहा है। आप अपनी कहानी में ये चीज़ बताइएगा, क्या पता किसी की मदद हो पाए। तो जैसा आपने कहा मैंने शेयर कर दिया। अब डिपेंड करता है कि कोई अगर जैसे जा रहा है और वो करता है ये चीज़, तो उसका डिसीज़न जो बाबा ने उसके लिए लिया है, क्या वो ठीक है, कैसा है, क्या रहा, वो तो मुझे वक्त आने पे पता चलेगा। होता क्या है कि अगले दिन सुबह ये शाम दरबार के लिए निकल गए। हस्बैंड वाइफ और दोनों बच्चे अपनी गाड़ी से ही जाते थे। ये चाहे बरेली रहें, और कहते हैं कि चाहे हम कहीं भी रहें, लेकिन हमारे को राजस्थान अपनी गाड़ी से ही आना होता था। मतलब दिक्कत होती थी। इनके बालक जो हैं वो बस में बैठने के बाद थोड़ा सा उन्हें जी खराब हो जाता था। इनकी वाइफ जो है उन्हें प्लेन से बड़ी दिक्कत थी कि नहीं, प्लेन में कभी नहीं बैठना ज़िंदगी में, चाहे कहीं भी जाऊं मैं तो भैया जहाँ जहाँ रेलगाड़ी जा सकती है वहाँ वहाँ चली जाऊंगी, मुझे प्लेन में नहीं बैठना, ये डरती थी। चलिए ये बात तो साइड हुई। अब ये बरेली से बाबा शाम दरबार आते हैं। 5 दिन का इनका ट्रिप रहा और 5वें दिन जब वापस लौटते हैं तो एक नई समस्या। ये नई समस्या क्या थी? जो बड़ा भाई है उसने कहीं से कुछ ऐसे कपड़े उठाए थे, मतलब होता होगा इनका, मुझे नहीं पता, जो कि किसी दुकान के बंद होने के थे। मैं समझा देता हूँ कि कोई शोरूम, कोई दुकान बंद हो रही थी। बड़े वाले भाई का काम कपड़ों का है, आप जानते हैं। छोटे वाले भाई इनका काम जूतों का है, आप जानते हैं, ठीक है। बड़े वाले भाई ने बहुत मोटी रकम में एक बड़ा कोई शोरूम बंद हो रहा था, उसके सारे कपड़े उठा लिए थे। बाई चांस कोई कपड़ा 700 का है तो इन्हें 150 का मिल गया, 200 का मिल गया। भाई उसका तो नुकसान हो रहा था, इनका कुछ फ़ायदा हो गया, आधे दाम में हो गया। लेकिन अब ये सब लिखित में हुआ था। लेकिन वो जो आदमी था ना, वो 3 बार 4 बार बोल रहा था कि आप माल को चेक कर लेना, क्योंकि बाद की कोई गारंटी नहीं है मेरी। ना मैं आपको जानता, ना आप मुझे जानते। आपको समझ आता है तो लो, नहीं आता तो मैं चाहे 10 जगह बेचूंगा। आपको समझ आता है तो इसने, हाँ मैं फटाफट, और इसमें कुछ पैसे पिता ने भी लगा दिए थे। बड़े भाई के व्यापार में 2-3 बार ये पापा पैसे लगा चुके थे। चलिए कोई बात नहीं, ये घर का मैटर है। लेकिन जैसे ही ये लोग घर में आए, इनका मुस्कुराता चेहरा इन सभी को बुरा लग गया। बड़े भाई को, उनकी वाइफ को, सबको बुरा लग गया। ये दांत दिखाते हुए कैसे आ रहे हो तुम घर में, हैं? तुम्हारे को तमीज़ है नहीं है? कोई घर में किस माहौल में है और कोई परेशान है और ये दांत दिखा रहे हो? अगली बार से ये तुम कहीं नहीं जाओगे। जब देखो, जब बाबा शाम के जा रहे हैं और यहाँ जा रहे हैं। उसने कहा भैया आपको मुझसे परेशानी क्या है? मैं तो सोच रहा था इस 4-5 दिन में आपका मन थोड़ा शांत हो गया होगा। हम प्रसाद लाए थे बाबा का। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे सामने तू 2-1 दिन ना पढ़ तो ज़्यादा बढ़िया है, कहीं कुछ का कुछ बोल दूंगा मैं। उसने कहा अभी भी बहुत कुछ बोल चुके हो आप। चलिए कोई बात नहीं। अपने माता पिता को प्रसाद देता है। बड़े भाई के जो बच्चे हैं उनकी तरफ प्रसाद लेकर चला तो उन्होंने मना कर दिया कि हम, ज़रूरत नहीं है, तेरी किसी भी खुशी में शामिल होना नहीं चाहते, और प्रसाद वगैरह ये जो नौटंकी कर रहा है तू, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इसने बाबा शाम के लिए बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला। आज ये बस चुप सुनकर अपने कमरे में आ गए। विनोद जी की इनकी मतलब मानसिकता न जाने कैसी है। सामने वाला गुस्सा करे जा रहा है और ये चुपचाप शांत खड़े हैं। आज की डेट में ऐसा नेचर रखना बहुत बड़ी बात है, वरना जवाब हर किसी को देना आता है। और अक्सर जब किसी से बहस होती है ना, डिबेट हो जाती है, कोई बदतमीज़ी करता है, तो हमें अच्छे अच्छे जवाब बाद में याद आते हैं। लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। अपने कमरे में आ गया, चेंज वगैरह करके नहाने चला गया। नहा कर आता है, जोत बत्ती करता है, फिर कहता है कि ज़रा मैं दुकान हुआ था हूँ। इनकी वाइफ कहती है 1 मिनट रुकिए, आप इंसान हैं, मशीन हैं, अभी सफ़र से आए हैं थके हुए। अरे इतने दिन तक मैं नहीं गया था ना दुकान और फैक्ट्री, थोड़ा देख कर आता हूँ। अब ये फैक्ट्री गया तो वहाँ पर 3 लोग आए हुए थे। अरे भाई साहब आपका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है? मैं आपको पहचाना नहीं। विनोद जी आप ही हो ना? हाँ विनोद मैं ही हूँ। ये फैक्ट्री के मालिक आप ही हो? जी। क्या हुआ बताइए। तो इन्होंने जिस स्कूल का नाम लिया, ये एक बड़ा स्कूल है, ठीक है। उन्होंने कहा हम स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से हैं और
आपको फ़ोन भी किया था, प्रिंसिपल ने भी फ़ोन किया है, एडमिन के लोगों ने भी फ़ोन किया है, तो कहा कि आप एक बार मिल कर आइए। वो तो इस वक्त हम स्कूल से नहीं अपने घर से ही आ रहे हैं, आपसे मुलाकात करनी है। बड़े मुश्किल मिल जाते हो, आप गए कहाँ थे इतने दिन से? 2 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं हिंदुस्तान के बाहर तो था नहीं कि फ़ोन नहीं मिल रहा हो। मैं ज़रा बाबा शाम दरबार गया था। अच्छा, आप भी खाटू वाले की लीला जानते हो, इसका मतलब? उन्होंने कहा आप भी बाबा शाम को जानते हो? फिर तो बाबा ने ही भेजा है हमें। देखिए ऐसा है कि कल स्कूल आ जाइए, ज़रा आपसे बात करनी है। लेकिन मेरे बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये कुछ और मामला है, व्यापार से जुड़ा हुआ। ठीक है, कुछ तो बताइए। उन्होंने कहा कुछ बताइए नहीं, अब आपके पास 2 रुपये की जगह 20 रुपये जमा होने वाले हैं, बस कल मुंह मीठा करा देना। और बाबा शाम से अगर आपने अर्जी लगा रखी है तो मंजूर हो गई है। अब इसे समझ ही नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं बोल कर गए, बस ये बोल के गए हैं कि साहब आप कल 11 बजे ज़रूर मिल जाना और अपना फ़ोन ऐसी जगह रखना जहाँ नेटवर्क आता हो, बात हो पाए। अब ये यहाँ फैक्ट्री गया, अपनी दुकान गया, वापस आया। ये जब अपनी वाइफ को बातें बता रहे थे, विनोद जी गीता जी को जो बात बता रहे थे, तो बाहर स्वाति खड़ी थी। उन्होंने न जाने कैसे ये सारी चीज़ें सुन ली। अब वो बड़ी कंफ्यूज हो गई कि ऐसा क्या होने वाला है, बड़े स्कूल से क्यों बुलाया है। उसने जाके अपने हस्बैंड को बताई। अब उसे खुद नहीं पता था विनोद जी को कि भाई कल क्या डिसीज़न लेना है, मुझे क्यों बुला रहे हैं। लेकिन बड़ी समस्या होने लग गई, ऐसा है वैसा है, ना जाने क्यों बुलाया है, किस वजह से बुलाया है। खैर आज का दिन तो निकल गया। अगले दिन सुबह सुबह ये उस स्कूल पहुंचा जहां बुलाया हुआ था, लेकिन वहां पहुंचने से पहले बाबा शाम से अरदास लगा दी थी, मेरे लिए जो ठीक हो, परिवार के लिए जो सही हो, ज़रूर हो बाबा। मुझे कुछ नहीं पता कि ये स्कूल का प्रशासन वाले लोग मतलब मुझे क्यों बुला रहे हैं। वहाँ पहुँचते हैं और टेबल पे 8-10 पेयर शूज़ के रखे हुए थे। अब इसे मिले, बैठे, चाय कॉफ़ी हुआ तो कह रहे कि आप ज़रा ये शूज़ वगैरह देखिए। उसने देखे, देखने के बाद कहा कि हाँ जी बताइए, अब मुझे क्यों बुलाया है। उन्होंने कहा आपको इसमें क्या प्रॉब्लम लग रही है। तो इन्होंने 4-5 चीज़ें गिना दी जो जो गलत थी। इसमें जो सोल है ये गलत है, इसमें जो लेसेस हैं ये वाली अलग क्वालिटी की हैं, इससे पैर में आगे मतलब टाइट रहेगा, कंफर्टेबल नहीं है। और ये जो सोल मतलब अंदर जो लगा हुआ है ये भी बहुत ज़्यादा आरामदायक नहीं है। बाई चांस अगर खेल कूद के लिए इस्तेमाल करा जाएगा तो ये कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कितने पैसों का होगा अगर ये वाला मटेरियल के साथ शूज़ बनता है। इन्होंने जो पैसे बताए इससे 3 गुना ज़्यादा स्कूल वाले किसी को ऑलरेडी दे रहे थे पिछले 5-6 साल से। अब सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखें, फिर कहते हैं विनोद जी आप क्या बोल रहे हो, कितने पैसे में? मतलब इन्होंने जो पैसे बोले ना, वास्तव में ये एडमिन को समझ नहीं आया था कि इतने पैसों में कैसे बन जाएगा। उन्होंने कहा मैं बना के दे देता हूँ, मैं इस क्षेत्र में काफ़ी समय से हूँ और इससे ज़्यादा का माल है नहीं, बहुत अच्छी क्वालिटी लगाएंगे ना तो भी इतने का बैठता है, और आप इतना महंगा क्यों खरीद रहे हो। अब स्कूल वालों को समझ नहीं आया कि भाई एक काम करते हैं, हमने उनसे तो खैर मना ही कर दिया है, आपको हम अगर कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो क्या आप इतना काम कर पाओगे। उन्होंने कहा इससे ज़्यादा ही काम कर रहा हूँ मैं। नहीं नहीं आप समझे नहीं, मैं कोई एक क्लास के बारे में बात नहीं कर रही, हमारे स्कूल की जहाँ जहाँ जितनी ब्रांचेज हैं सभी के लिए बोल रही हूँ। आपको हर मतलब क्षेत्र में, जैसे कि स्टेट अगर बदल गया और इनका स्कूल दूसरी जगह है तो वहाँ पर भी आपको एक कोई जगह ख़रीदनी पड़ेगी या रेंट करनी पड़ेगी, और फिर वहाँ पर भी आपको ये जूतों का मतलब लॉट वगैरह सप्लाई करना पड़ेगा। अब इसे लगा कि भाई ये तो बहुत मोटा काम हो गया, मतलब पैसा कितना बरसेगा आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पहले अगर ग्राहक इसके पास 100 हैं तो अब कई हज़ार आने वाले हैं। इसने सबकी तरफ देखा और कहा कि ये जो आप बोल रहे हो इसके लिए तो टेंडर पास करते हैं ना स्कूल में, फिर हम अपना सामान दिखाते हैं किसका कैसा है और कितने रुपए का बैठ रहा है, तब आप पास करते हो। उन्होंने कहा बस वो सारी बातें छोड़ दीजिए, ये सभी ने मिलकर डिसीजन लिया है और आपसे बेहतरीन कोई शू मेकर आसपास है नहीं, और आपका हमने काम भी देखा है, व्यापार भी देखा है, और कल तो ये भी पता चला था कि आप बाबा शाम से जुड़े हुए हो। जो बाबा शाम से जुड़ा हुआ है वो बेईमान तो नहीं हो सकता। इसने हाथ जोड़े कि जैसी बाबा की इच्छा, मैं आपको लिस्ट बनाकर दे दूंगा कि कौन सा सामान कितने का बैठता है, और जैसा आपका ऑर्डर होगा वो पूरा होता चला जाएगा। बधाई हो। इनको एक चेक दिया गया एडवांस पेमेंट में। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि भाई इतने पैसे। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लग गई कि
अभी बाबा शाम के होकर आया हूँ और एकदम से इतना बड़ा मेरे साथ चमत्कार हो रहा है। ये गाड़ी में चलते जब ऑफिस से घर या कहीं जाते थे तो ये आपका हमारा ये जो चैनल है देखते सुनते थे। इनके मन तभी आ गई थी कि मेरे साथ ये जो हुआ है मैं अपनी कहानी नितिन को सुनाऊंगा और अगर वो शामिल करना चाहेगा तो शामिल होगी। सिर्फ इतनी ही बात नहीं हुई है, अभी आगे सुनो क्या हुआ इनके साथ। यहाँ से ये पहले पहुँचे एक स्वीट शॉप पे, वहाँ से मिठाई खरीदने के बाद घर पहुँचते हैं। घर में भैया भाभी ना जाने किस बात को लेकर नाराज़ थे और गुस्सा गुस्सी चल रही थी और पापा बस यही बोल रहे थे कि ऐसे थोड़ी ना होता है और ये सब बेकार की बातें हैं मत कर। विनोद जी ने सबके सामने मिठाई रखी और कहा कि क्या हो गया, सब ठीक है, मैं तो एक खुशखबरी लेकर आया था। इनकी वाइफ भी आई और पूछती हैं कि क्या हुआ, सब ठीक तो है, आप कहीं मीटिंग के लिए गए थे। उसने कहा हाँ मीटिंग के लिए गया था और आप सभी के लिए ये तो मिठाई है, और फिर चेक निकाल के रखा टेबल पर। पापा ये देखो। उनके पापा ने वो चेक उठाया, देखा और फिर कहते हैं कि अरे इतनी बड़ी रकम, क्या बता। उसने सारी बातें बताई। बड़े भाई को और ज़्यादा परेशानी हो गई कि यार ये तरक्की पे तरक्की करता चला जा रहा है। अपने पापा की तरफ देखकर बोलता है कि ऐसा है कि अब आपको डिसीज़न अभी लेना है। अब विनोद जी देखते हैं उनकी तरफ कि क्या हुआ भैया, मतलब कैसा डिसीज़न, क्या हो रहा है। अरे इसको बहुत बड़ा घाटा हो गया है और ये कह रहा है कि तू व्यापार अच्छे से चलाना जानता है, मैं नहीं जानता। अरे नहीं भैया, ऐसे कैसे आप कह रहे हो, आप अपने काम में माहिर तो हो और इतने समय से आप कर रहे हो। तभी ये बोलते हैं कि अगर मैं इतने समय से कर रहा होता तो घर तू नहीं मैं खरीदता, मतलब प्लॉट मुझे खरीदना चाहिए था, काम मेरा बनना चाहिए था, फायदे मुझे होने चाहिए थे, लेकिन मुझे नहीं हो रहे ना। यानी व्यापार तू मुझसे अच्छा जानता है। अब ये तारीफ हो रही है कि क्या हो रहा है इन्हें नहीं पता था। इनकी वाइफ भी खड़ी थी, मतलब दोनों की धर्मपत्नियां साथ ही खड़ी हुई हैं। तो मतलब आप चिंता मत करिए ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाबा शाम से मैं अरदास लगाऊंगा। उन्होंने कहा एक काम करना, बाबा शाम से तू अरदास लगा और सब कुछ ठीक कर ले, लेकिन व्यापार बदल ले। मतलब आज के बाद तेरी फैक्ट्री दुकान मैं देखूंगा और मेरा जो बड़ा शोरूम है कपड़ों का काम जो है वो तू देखेगा। भैया मुझे कपड़ों की कोई नॉलेज है नहीं, मैं कैसे देखूंगा। उन्होंने कहा बस तेरे पास देख मदद करने का एक मौका दे रहा हूँ, तू अपने आप को साबित करना मेरे लिए। उसने कहा भैया मैं जानता ही नहीं तो मैं क्या साबित करूंगा। आपका अगर काम देखो जूतों का होता तो मैं आपकी मदद करता, कुछ बताता या कहीं से ऑर्डर आपको दिलवा सकता था, लेकिन कपड़ों के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। उन्होंने कहा देख ऐसा है, तू अच्छा व्यापारी है, तू अच्छा बिजनेसमैन है, तू अभी ये चेक लेकर आया और तू बता रहा है कि स्कूल से ऑर्डर भी मिल गया तेरे को, ये सब तेरी काबिलियत है। अब इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये जो बोल रहे हैं इसका मतलब ये अपनी लास्ट लाइन पे कब आएंगे। और मेरा काम ढंग से चल नहीं रहा है, उल्टा मेरे ऊपर बहुत मोटा कर्जा भी हो गया है। बाजार से पैसा उठा के मैंने आगे दे दिया था और ये हो गया और वो हो गया, और कपड़े उसने गलत दे दिए, 10 रुपये का सामान नहीं था वो मुझे मतलब इतना महंगा बेच कर चला गया। और भैया आप मुझे कहना क्या चाहते हो कि मैं अपना व्यापार जो यहाँ तक इतनी मेहनत से लेकर आया हूँ ये छोड़कर अब आपकी गद्दी पर जाकर बैठ जाऊँ? ऐसा नहीं हो सकता। फिर पापा ने कहा कि देख मैंने भी इसे यही समझाया था विनोद, लेकिन ये नहीं समझ रहा, क्या करूँ। उन्होंने कहा पापा ऐसा थोड़ी ना होता है कि कल से दुकान पे तू नहीं तू जाएगा और तू दूसरी दुकान पे जाएगा। मैं जैसे तैसे मेहनत करके लाया हूँ, एक एक लड़के को जो मेरे यहाँ काम करते हैं उनके सुख में दुख में हारी बीमारी में साथ खड़ा हूँ, एक परिवार जुड़ा हुआ है और मैं नहीं छोड़ सकता उन सबको ऐसे। तो भाई ने कहा कि मैं कौन सा उन्हें जाकर खा जाऊँगा, अरे वो नौकर है, नौकर की तरह रहेंगे। उसने कहा भैया बस यही फ़र्क है, मैं उन्हें नौकर नहीं मानता, मेरे घर का सदस्य है, उनकी मेहनत से रोजी रोटी मेरी चलती है और मैं जो ऑर्डर लाकर देता हूँ और जब वो बनाते हैं तो दिवाली पे जो बोनस देता हूँ इनसे उनके चेहरे पर खुशी आती है। उन्होंने कहा देख ऐसा है, बात अभी बड़े लेवल की हो रही है, छोटे नौकरों के चक्कर में अपना दिमाग मत लगा, बस मैंने कह दिया तुझे ये डिसीज़न लेना ही पड़ेगा। उसने कहा भैया मैं नहीं कर सकता, मैं आप सबके लिए एक चीज़ बता देता हूँ कि वो जो प्लॉट लिया था वो सबके लिए घर बना रहा था, मेरे को अकेले नहीं रहना था वहाँ। देखो अब ये बात बदल रहा है। फिर इनकी भाभी ने क्या बोला, सबके लिए ले रहे थे, यानी हमारा भी उसमें हिस्सा होगा।
भाभी हिस्से वाली बात नहीं है, मैं सबके लिए वो घर बना रहा था, चाहे 1 मंजिल बने 2 मंजिल, लेकिन ऐसा बनाने वाला था कि जो हर कोई देखकर कहता कि क्या मकान बना है। तो एक काम करो, आप 1 मिनट सुनिए। वो जो भाभी है ना, वो अपने हस्बैंड को लेकर गई एक तरफ और कुछ राय दी उन्होंने। इन्होंने कहा कि ठीक है, फिर जैसी तेरी इच्छा वैसे कर, कोई काम बदलने की ज़रूरत नहीं है, तू अपना काम देख, हम अपना काम देखेंगे, लेकिन वो प्लॉट हमारे नाम पे कर। उन्होंने कहा भैया आप क्या बोल रहे हो, मैंने कितने पैसे दे रखे हैं उसके, पता है आपको? तेरे पास ये स्कूल से चेक तो आ गया है। कह रहे चेक आ गया तो ये क्या मैं उस मकान को बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेता? अगर मुझे स्कूल वालों ने कोई एडवांस पेमेंट किया है, इसके बाद जो पैसे आएंगे वो उन्होंने अपने वो जो जूते बनने हैं उसके दिए हैं ना, मैं अपना घर बनाना शुरू कर दूं? नहीं नहीं, अब तेरे ऊपर है, या तो तू अपना दुकान गल्ला छोड़कर अब मतलब तेरा काम हमारा हो जाएगा, या ये ऑप्शन यही है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। इनकी वाइफ ने कहा कि पर्ची डाल लेते हैं, बाबा शाम को जो मंजूर कर दो आप। इसने कुछ क्यों क्या पूछा ही नहीं। इसने कहा कि ठीक है भैया, बाबा शाम का नाम लेकर मैं 2 पर्ची बना रहा हूँ। वैसे तो ये पर्ची ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो रही है मेरी, क्योंकि दोनों चीज़ मेरी मेहनत से हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात रही तो बोल दिया तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। इन्होंने पर्ची बनाई, पर्ची उठाई प्लॉट की। जब प्लॉट की पर्ची उठी तो अब बड़े वाले भाई ने भी दिमाग लगाया कि इसके जो बाकी के पैसे देने हैं वो मैं क्यों दूंगा, और जो इसने जमा कर रखे हैं मैं इस प्लॉट को कल परसों में बेच दूंगा, जो पैसे आएंगे इसे तो दूंगा नहीं, और जो काम होगा मेरा हो जाएगा। अभी यहाँ पर ना ये सब डिसीजन कुछ ले ही रहे थे, तभी जो विनोद जी की वाइफ हैं ये कहते हैं कि एक काम करिए, बराबर से जो दीदी है ना उन्हें बुला लीजिए। दीदी ये एक एडवोकेट है, वहीं रहती हैं, उन्हें सब लोग दीदी बोलते थे, उन्हें बुला लीजिए। पापा ने कहा कि भाई वकील का क्या मतलब है? कह रहे नहीं, अब ये जो हो रहा है ना लिखित में हो जाए ज़्यादा बेहतर है। अब कोई किसी के मतलब पास शब्द नहीं था कहने को कि गलत तो वो भी नहीं है, तुम्हें मुफ्त में प्लॉट दे दिया। दीदी को बुला कर लाए गए, सारी चीज़ें बताई तो दीदी ने कहा कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं, क्यों कर रहे हो? अरे तेरे को अगर काम व्यापार में थोड़ा नुकसान हुआ है तो इसमें छोटे भाई की क्या गलती है? तुझे पैसों की मदद चाहिए तो छोटा वैसे तेरी मदद कर देगा, लेकिन उसकी चीज़ कैसे, मतलब तू सोच भी कैसे सकता है? तुझे तो ये कहना चाहिए था बेटा तू बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तुझे स्कूल से ऑर्डर मिला है, शाबाश, आगे ऐसे ही तरक्की कर। यहाँ तू उसका काम छीन रहा था, और अब काम नहीं देगा अपना ये वाला तो मुझे प्लॉट दे दे, ये क्या कर रहा है? उसने कहा कि ठीक है, आपको जो समझना समझिए, लेकिन आप कागज़ बनाइए। इसने ठीक है, मेरे को आप कल कचहरी जाने दो, मैं कागज़ बनाकर देती हूँ। अब उनका जो भी लीगल उन्होंने लिखवाया, पढ़ाई वगैरह जो भी करी होगी, सब कुछ करने के बाद घर में एक वातावरण अजीब सा हो गया था। खैर अब इस काम को तकरीबन 15-16 दिन हो गए थे। 15-16 दिन से वो आदमी प्लॉट बेचने में लग रहा था, उसका प्लॉट ना बिके। प्लॉट एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि 100 रुपये का है, वैसे तो उसकी कीमत बहुत ज़बरदस्त थी। 100 रुपये का प्लॉट मान लो, ये भाई साहब 70 में राजी हो गया, लेकिन उसका कोई ग्राहक ना मिले। नहीं जी अभी नहीं चाहिए, नहीं जी प्रॉपर्टी के रेट तो अभी ऐसे चल रहे हैं, नहीं जी नहीं जी नहीं जी करते करते भाई साहब वो 50 पे आ गया, 40 पे आ गया। अब उसके लिए तो मुफ्त है, कितने का भी बेच दो। अब ये खबर छोटे वाले को भी हो रही थी कि भाई ये तो औने पौने दाम पे बेचने को तैयार हो रहा है। घर में वातावरण इतना ज़्यादा खराब हो गया था, जबकि वो अपना प्लॉट भी छोड़ चुका था, कि गाली वगैरह देनी शुरू कर दी थी बड़े भाई ने। ड्रिंकिंग वगैरह शुरू हो चुकी थी, उसका समय बहुत ख़राब होता जा रहा था। छोटे वाले भाई का वक्त आ गया था, बाबा शाम के जो अरदास लगाई है धन्यवाद करने के लिए वापस जाना है, जल्दी जाना पड़ रहा था। इसने इस बार फिर से 2 पर्चियां डाली। दोनों पर्चियों में से जो एक पर्ची उठी, इसने बाबा की तरफ देखा और सोचा कि ऐसा कैसे हो जाएगा, जो आप ये पर्ची क्यों निकाली आपने, ऐसा हो ही नहीं सकता। खैर अब ये वापस आते हैं, आने के बाद 2-3 दिन में इन्हें ये चीज़ और पता चली कि उसके पैसे भाई साहब ने 30 तक आ गए, 100 की चीज़ के 30 तक आ गए। इनके माता पिता ने सुनील से एक बात बोली, जो बड़ा भाई है जो गलत काम कर रहा है, कि बेटा तू उस प्लॉट के चक्कर में क्यों समय खराब कर रहा है? जैसा छोटा चाहता था ऐसा तू भी तो बना सकता है, एक मकान अच्छा सा। और एक काम कर, मकान जब बनेगा तब बनेगा, तू हमें वहाँ कमरा बना के दे दे, हम बुढ़े बुढ़िया वहाँ पर रह लेंगे। उसने कहा कि ऐसा है, देखिए वो मकान बनाने के लिए जगह नहीं ली है मैंने, और मेरे काम में कोई भी नहीं बोलेगा। तभी इस बड़े भाई के मोबाइल पे एक फ़ोन आता है कि हम उसको लेना चाहते हैं।
और आप उसके 30 मांग रहे हो, 30 छोड़ो 40, लेकिन काम आज ही होना है। उसने कहा जी बिल्कुल होना है, अभी रजिस्ट्री वगैरह करते हैं, ये है वो है फलाना है ठिकाना है, सारी बातें तैयार। उसने कहा कि ठीक है। अब ये पहुंचते हैं, भाई साहब डील हो जाती है। 100 की चीज़ के 40 में इन्होंने बेच दिया। बेचने के बाद अपने यार दोस्तों में कुछ देर बैठे, वो जो पैसे आए मुफ्त के उनमें बड़े खुश हो रहे थे कि अब खाते में इतने पैसे आ गए, ये हो गया और वो हो गया। जब घर पहुंचे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ये सबको देखने लगे कि ये क्या है। तो छोटे वाले भाई ने, विनोद जी ने, जिनकी कहानी सुना रहा हूं, उन्होंने कहा भैया आज के बाद आपका मेरे से और मेरे माता पिता, पत्नी और बच्चों से कोई मतलब नहीं। अब मुझे मुंह खोलना ही पड़ेगा, बस हाथ जोड़वा लो, और आपको इतने ही चाहिए थे तो वैसे ही दे देता। ये जो प्लॉट है ना, छोटे वाले ने फिर खरीद लिया, और इस बार खरीदा था जो इनकी वाइफ हैं उनके भाई के नाम पर। तो बड़े वाले भाई साहब को पता ही नहीं चला कि डील कौन कर रहा है और असली मालिक कौन है। उसके पास कुछ कहने को था नहीं। और इनके जो माता पिता हैं ना, ये इतने समय से दुखी थे इस बड़े वाले बेटे और बहू से कि बस कह ही नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ये सब कुछ हुआ ना, तो उन्होंने, मतलब माता पिता ने अपने बेटे के सामने हाथ जोड़े और कहा कि आज के बाद हम रहे नहीं तेरे लिए। बहुत सी चीज़ें और भी हुई थी जो मैं शामिल नहीं करना चाहूँगा, वो बहुत ज़्यादा फैमिली, मतलब पर्सनल चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद इन भाई साहब ने जितनी तेज़ी से हो सकता था उतनी तेज़ी से तो मकान बनाया। बेहतरीन बाबा श्याम का एक छोटा प्यारा मंदिर बनाया। बाबा श्याम की जो मूर्ति इन्होंने रखवाई है, उसकी 11 दिन की स्थापना करवा के वो पूरी यात्रा के साथ रखवाई घर के अंदर। और जो इन्होंने बनवाई है वो एक ऐसे आदमी से बनाई है जो कि हिंदुस्तान का बहुत एक्सपर्ट मूर्तिकार है। और ये कहते हैं कि नितिन, उस दिन के बाद से आज तक बाबा श्याम ने मेरे लिए बुरा वक्त कैसा होता है आने ही नहीं दिया। ये 3 बार अपने बड़े भाई के घर जा चुके हैं कहने के लिए कि सब कुछ भूल कर आप चलो वापस, लेकिन बड़ा भाई ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है इनके लिए, इनके माता पिता के लिए। मतलब माता पिता तो उसके भी हैं, ये वापस अपना समूह लेकर लौट जाते हैं। कहते हैं कि प्रयास मैं करता रहूँगा, क्या पता उनकी बुद्धि कब बदल जाए। तो इनकी कहानी इतनी ही थी, कैसी लगी आप बताना ज़रूर। जैसी जो आई वैसी परोसी है मैंने। इट्स अप टू यू कि आपको पसंद आई कि ऐसे ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।